आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है बम्पिंग। और बम्पिंग इन फैब्रिक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और उसके पीछे का साइंस को समझेंगे, उसका क्या है रेमेडीज़ या तो उसको अटेंड कैसे करते हैं वो भी जानेंगे। तो हमारा वीडियो जैसे आप लोग देख रहे थे पहले से, वैसे आज ये वाला वीडियो भी देखिए क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो हमारा जैसे वीडियो अभी मैं पहला टारगेट था कि इंडिया में ये वीडियो चले, लेकिन आजकल 2-3 अलग अलग कंट्री में भी मेरा वीडियो चल रहा है। तो जैसे मेरे को थोड़ा सा इनकरेज और बढ़ा है तो इसलिए मैं वीडियो बैक टू बैक लाता रहूँगा। तो आप लोग बिना स्किप करे वीडियो को अंत तक देखना है। यह वीडियो हो सकता है लंबा होगा, लेकिन आप लोग बोरिंग मत होना क्योंकि आपको जैसे भी फ्री टाइम मिले उस टाइम देखना है, क्योंकि मैं उसमें बारीकी से ये चीज़ों को मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। देखो आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे का क्या रहस्य है, बम्पिंग में कैसा होता है, क्या आता है और वो क्यों आता है, और उसका पीछे का रहस्य जानने के लिए ये आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, तो आज वाला वीडियो में डायरेक्ट चलते हैं। 2-4 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो आज वाले वीडियो में चलते हैं। और एक बात बोलूँ तो हमारा चैनल में आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो कम से कम उसमें हमारा जो ज्वाइनिंग बटन है उसमें आप क्लिक करिए तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे। तो हमारा कोई भी टेक्सटाइल सेटिंग रिलेटेड, एयरजेट रिलेटेड कोई भी कंफ्यूज रहे तो आप पूछ सकते हो, डायरेक्ट चैटिंग भी कर सकते हो। तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी करने के लिए मत भूलिए। उसमें हमारा छोटा पैक है, 29 रुपीज़ की पैक है, 59 रुपीज़ की भी पैक है और 89 रुपीज़ का भी पैक है। तो स्मॉल पैक हम दे रखे हैं, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा वैल्यू नहीं है। तो ये कम प्राइस में आपको ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है, आज वाला वीडियो में चलते हैं। बम्पिंग क्या है, तो बम्पिंग का डेफिनेशन पहले मैं लिख के आपको बताता हूँ। बम्पिंग क्या है तो उसको लिख करके बता रहा हूँ। बम्पिंग का डेफिनेशन, तो बम्पिंग डेफिनेशन क्या है, इट इज ए कंडीशन इन फैब्रिक on loom where the weft cover is higher than its weavable limit. For this reason, the fall of the cloth moves towards reed and at the time of bit of it creates some noise। ठीक है, तो बम्पिंग के लिए ये मैंने लिखा हूँ, ये भी कोई किताब में नहीं है, ये ऐसे मेरा मन का लिखा हुआ है। तो बम्पिंग क्या होता है, एक कंडीशन होता है या तो एक सिचुएशन होता है लूम पे। इट इज ए कंडीशन इन फैब्रिक में एक कंडीशन होता है ऑन लूम के ऊपर, व्हेयर जहाँ पे द वेफ्ट कवर इज हायर देन इट्स वीवेबल लिमिट। ये समझना पड़ेगा, वेफ्ट कवर जो होता है उसका वीवेबल लिमिट से बाहर हो रहा है। तो वीवेबल लिमिट है, उसके ऊपर अगर वेफ्ट कवर जा रहा है तो उसके वजह से एक कंडीशन क्रिएट होता है। और इस वजह से होता क्या है, इसके वजह से हमारा क्लॉथ फेल जो होता है वो रीड के ओर मूव करता है। उसका क्लॉथ फेल जो पॉइंट होता है वो रीड के ओर मूव करना चालू करता है, थोड़ा रीड के ओर आगे चला जाता है। तो इस वजह से जब बीटिंग होता है वहाँ पे एक नॉइज क्रिएट होता है, जो इसको कहते हैं हम बम्पिंग। और इसको हम कपड़े के फेल ऑफ द क्लॉथ के ऊपर, मतलब कपड़े के ऊपर फ्रंट रेस्ट के आगे हम उसको कपड़े को हाथ को प्लेस करके हम कपड़ा वाइब्रेट करता है ना, तो उसमें हम बम्पिंग है या नहीं है एक फैब्रिक में उसको पता कर सकते हैं।
तो इसमें जो डेफिनेशन लिखा हूँ इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि विवेबल लिमिट क्या है, वेव्ड कवर क्या है। ठीक है, वेव्ड कवर क्या है, विवेबल लिमिट क्या है, मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। तो वेव्ड कवर यही है कि आपका वेव्ड कवर यानी वेव्ड का फ्रैक्शन कवर आएगा ये। तो वेव्ड के जो वेव्ड लगता है, पिक लगता है, उसका पीपीआई क्या है और वेव्ड काउंट क्या है और उसका विव क्या है, जो डिजाइन है कपड़े का क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक फैब्रिक में जो लूम पे बनता है उसका एक लिमिट रहता है कि इतना पिक तक, इतने काउंट में और इतने स्पेसिफाइड डिजाइन के लिए हम इतना पिक चला सकते हैं। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाता है तो उसको कहते हैं लिमिट, वेवेबल लिमिट। मतलब हमारा वेवेबल लिमिट होता है कि एक लिमिट होता है जब हम उसका एक पर्टिकुलर वेब काउंट के लिए एक पर्टिकुलर वेब काउंट और पीपीआई के और डिजाइन के अकॉर्डिंग हम उसको नॉर्मल चला सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें अगर वो लिमिट बाहर हो जाता है, हाई कवर फैक्टर होता है वेब का, तो वो क्या है, फेल ऑफ द क्लॉथ जो होता है वो रीड के ओर मूव करता है। फेल ऑफ द क्लॉथ जो पॉइंट होता है वो रीड के ओर मूव करता है, यानी कपड़ा आगे बढ़ता है। इस वजह से हमारा रीड जब बिटिंग करता है ना 0 डिग्री में, तो वो क्या है, फैब्रिक को बिटिंग के टाइम फैब्रिक का जो टेंशन है हल्की सी कम हो जाता है। तो इसके वजह से क्या है, एक नॉइज क्रिएट होता है और उसको कहते हैं बम्पिंग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन था, लेकिन इसको मैं अभी एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा तो ये चीज़ आपका थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें बताता हूँ वेव्ड फ्रैक्शन कवर क्या है, फ्रैक्शनल वेव्ड कवर, और उसमें क्या है, उसका क्या असर पड़ेगा क्लॉथ फेल के ऊपर। ठीक, दो चीजें जानेंगे, फ्रैक्शनल वेव्ड कवर इसको जानेंगे, दूसरा क्या जानेंगे, फ्रैक्शनल वेव्ड कवर को जानेंगे। तो इसमें क्या है, देखो फ्रैक्शनल वेव्ड कवर भी जानना जरूरी है, साथ में हमारे को जानना पड़ेगा कि ईटीयू जो काम करता है, ईटीयू का बेसिक फंक्शन वो कैसा काम करता है, या तो साइंस बिहाइंड ईटीयू जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक टेकअप होता है, इलेक्ट्रॉनिक टेकअप मोशन, इसके पीछे का साइंस को समझेंगे ना तो ये चीज़ आपको समझ में बढ़िया से आएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल वेव्ड कवर क्या होता है, फ्रैक्शनल वेव्ड कवर क्या होता है उसका भी मैं लिख दे रहा हूं, द एरिया कवर्ड बाय वेव्ड यार्न, वेव्ड यार्न या तो बाय वेव्ड ऑन वार्प डायरेक्शन, ऑन वार्प डायरेक्शन। ठीक है, इसको इस साइड में लिखता हूं, ऑन वार्प डायरेक्शन, दिस इज द फ्रैक्शनल वेव्ड कवर। फ्रैक्शनल वेव्ड कवर क्या है, द एरिया कवर्ड बाय वेव्ड ऑन, कवर्ड बाय वेव्ड ऑन वार्प डायरेक्शन। क्या होता है, देखो अगर पी कैसे लग रहा है, वार्प होता है इस डायरेक्शन में, मान लो मैं उधर से लूम का पीछे का भाग पकड़ा हूं, इधर से फ्रंट है, तो वेव्ड इस तरह लगता है, वार्प इस तरह लगता है। तो क्या है, अगर वेव्ड के वजह से वेव्ड इंसर्शन हुआ, वेव्ड के वजह से हमारा कितना एरिया कवर हो रहा है वार्प के डायरेक्शन में, ये वाला, ये वेव्ड लगा और ये मान लो एक वार्प है, तो इस वार्प के डायरेक्शन में वेव्ड के वजह से कितना कवर हो रहा है, ये एरिया कवर हो रहा है, तो वो होता है फ्रैक्शनल वेव्ड कवर। तो फ्रैक्शनल वेव्ड कवर तो वो क्या है, क्लॉथ फेल को कैसे डिस्प्लेस करता है रीड के ओर, वो अभी समझेंगे। ठीक, और ईटीयू का बेसिक फंक्शन क्या है, ईटीयू का बेसिक फंक्शन ये भी थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। फ्रैक्शनल वेव्ड कवर क्या है, फ्रैक्शनल वेव्ड कवर है कि हमारा वेव्ड इंसर्शन के टाइम वेव्ड काउंट क्या है, पिक क्या है, इसके वजह से जब कपड़ा में वेव्ड इंटरलास हो जाता है, वार्प और वेव्ड दोनों इंटरलास करते हैं, वेव्ड के वजह से वो वार्प के डायरेक्शन में कितना कवर कर रहा है, यानी वेव्ड जो इंसर्शन हुआ कपड़े में वेव्ड के वजह से वो वेव्ड इंसर्शन हुआ और वही वेव्ड हमारा बजने लगने के वजह से या तो वेव्ड इंटरलासमेंट होने के वजह से वो वार्प के डायरेक्शन में कितना जगह कवर कर रहा है
वो होता है फ्रैक्शनल वेब कवर। और ईटीयू बेसिक फंक्शन क्या है, ईटीयू का बेसिक फंक्शन क्या है, एक पहले ऑर्डिनरी कन्वेंशनल लूम में क्या आता था, वहाँ पे गियर डालता था, स्टैंडर्ड व्हील रहता था, पिक व्हील लगता था, हमारे पिक के हिसाब से पिक व्हील को चेंज करते थे। तो आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टेकअप मोशन आ गया है जो सर्वो के साथ चलता है। तो ईटीयू बेसिक फंक्शन यही है कि हमारा जो ये मान को चलो लूम ऊपर वाला बोर्ड का जो है लूम का पीछे इधर फ्रंट है और लेफ्ट से राइट को और पिक गया हुआ है, ठीक, ये पिक गया हुआ है, मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पिक वहाँ पे गया हुआ है, ठीक, ओके, ये समझना पड़ेगा। ईटीयू एक टेकअप मोशन का पीछे का क्या साइंस है, पीछे उसका ईटीयू अगर काम करता है तो कैसे काम करता है। ये होता है एक सिंगल पिक, ठीक है। जब हम पीपीआई में कुछ वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि 80 के पीपीआई है, वो होता क्या है, 80 पीपीआई जो है ना, वो एक पर्टिकुलर वेट काउंट के लिए, वेट काउंट भी उसका कुछ है, कपड़े का कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मान लेते हैं 40 काउंट का वेट काउंट है, 40 काउंट का वो धागा है और पीपीआई है 80। तो उसके पीछे का क्या है, उसका ईटीयू का बेसिक फंक्शन क्या है वो जानेंगे। तो अब क्या है, जो 80 पिक लगेगा वो पर इंच में है, तो ये क्या है, यहाँ से ये हो गया मान लो 1 इंच और इसमें 80 पिक लगे हुए हैं। तो 80 पिक जो लगे हुए हैं, एक पिक और उसका अगला पिक वो क्या इक्वल स्पेसिंग में रहता है, जो पिक स्पेसिंग कहते हैं। मतलब दो एडजेसेंट पिक के जो बीच वाला गैप होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तभी क्या है कपड़ा जो बनता है वो क्या अपना यूनिफॉर्म कपड़ा बनता है। तो स्टार्टिंग मार्क में मैं बताया था, अगर एक पिक दूसरे पिक के साथ ज़्यादा क्लोज लगेगा तो वहाँ पे थिक प्लेस बनेगा, अगर एक पिक उसका अगला वाला पिक में ज़्यादा गैप बनेगा वहाँ पे थिन प्लेस बनेगा। तो इसमें क्या होता है, ईटीयू ऐसा है कि सर्वो सिस्टम है, उसको कमांड मिलता है जैसे पीपीआई में हम वैल्यू पुट करते हैं तो हर एक पिक को इक्वल डिस्टेंस में वो सेट करके मतलब उसको कपड़े को आगे की तरफ खींचता है। ये होता है ईटीयू का बेसिक फंक्शन। तो 80 पिक का लग रहा है, तो 80 पिक मान लो ये होता है, एक यहाँ पे पिक लगा, रीड आके उसको बिटिंग किया, तो होता क्या है, जैसे कपड़ा यहाँ तक बना है और 80 पिक लगना है, मतलब हम कपड़ा स्टार्ट किए, तो ये जो पिक लगा इसके पिछले वाले कपड़े से लगेगा। तो कपड़ा बिटिंग होने का पहले वहाँ पे उतना स्पेस होना चाहिए कि वो एक जो पीक होता है, एक पीक जो होता है, एक धागा होता है इंसर्शन हुआ है पीक, तो उसका थिकनेस क्या है, वो वेट का थिकनेस क्या है, और वो वेट का थिकनेस जितना है उतना एरिया वहाँ पे वो ईटीयू के वजह से आगे आ जाता है, आगे फॉरवर्ड करता है, आगे क्या आता है खींच लेता है ईटीयू मोटर। एक पीक के लिए कितना जगह चाहिए वहाँ पे क्लॉथ फेल एरिया में या तो बीटिंग पॉइंट में, उतना एरिया वो कैलकुलेट करके वो क्या करता है, जो ईटीयू होता है वो आगे कपड़े को खींच लेता है, इस वजह से वहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है। तो जितना वो एरिया चाहिए एक पिक के लिए उतना खाली जगह वहाँ मिलेगा, तो नया पिक जब आता है वहाँ बीटिंग के बाद उसी एरिया में वो कवर कर लेता है। फिर अगला पिक जब आता है उतना ही एरिया के लिए वो पहले जस्ट बीटिंग के पहले वो एरिया स्पेस खाली करता है, फिर वहाँ पे फिर बीटिंग चालू हो जाता है। तो हर एक पिक इक्वल मतलब डिस्टेंस में इंसर्शन होता है और बीटिंग के बाद वो कपड़े में मतलब कपड़ा बन जाता है। तो उसका क्या है, एक यूनिफॉर्म कपड़ा बनता है जिसमें हमारा ईटीयू का मेजर रोल होता है। ईटीयू के वजह से हमारे क्या कपड़े में अनइवन कपड़ा नहीं आता है, थिक थिन कम आता है, थिक थिन आता भी नहीं, क्योंकि आजकल सर्वो है, ये इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल है, तो इसके लिए कोई हमारा थिक थिन प्लेस ज़्यादा आता नहीं। अगर आप मार्किंग सही से किया हो, लूम का स्टॉप के टाइम स्टार्ट के टाइम वो भी कंट्रोल हो जाता है, ठीक। तो रनिंग में पिक का जो स्पेसिंग होता है, जो इक्वल डिस्टेंस में पिक इंसर्शन हुआ, उसके बाद जो इक्वल डिस्टेंस से पिक बीटिंग होना, पिकिंग के बाद पिक को पिछले वाले जो फैब्रिक है उसके साथ बीटिंग कराने में बीटिंग करता है कौन, रीड, और उसको इक्वल स्पेस देता है ईटीयू। ईटीयू मतलब एक पिक के लिए कितना एरिया, मतलब एक वेब का एक थिकनेस होता है, कितना थिकनेस का मतलब एक थिकनेस मतलब वो भी एक यूनिट में होगा, कितना एरिया वो वहाँ पे चाहिए उतना एरिया को वो पहले आगे कपड़े को खींच के वहाँ पे गैप बनाता है, वहाँ पे जगह खाली करता है कि अगला जो पिक आए बीटिंग के बाद वहीं पे वो सेट हो जाए। तो कपड़ा का इक्वल डिस्टेंस में एक स्पेसिफाइड पिक के लिए बनता रहेगा। तो उसमें क्या कपड़े में कोई डैमेज भी नहीं आएगा और कपड़े में जो हमारा जरूरत पिक लगना चाहिए पर इंच में वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है।
ये आपको समझ में आ गया। तो अब क्या है, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे देखो 80 पीक है हमारा, कितना PPI पर इंच में, ठीक है 80 पीक है हमारा, अभी यहाँ पे लिख लो 80 पीक है पर इंच में, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर या तो 25.4 mm। तो ETU कैसे कैलकुलेट करता है कि एक पिक के लिए कितना जगह उसको चाहिए, एक पिक के लिए कितना जगह चाहिए। जैसे कि 80 पिक हैज टू इंसर्ट इन 25.4 mm, सो 1 पिक के लिए कितना चाहिए 25.4 mm डिवाइडेड बाई 80, जो आएगा वो होगा एक पिक के लिए वो कितना वहां पे गैप चाहिए। तो 80 डिवाइडेड 25.4 डिवाइडेड 80 क्या है, 25.4 डिवाइडेड 80 इक्वल टू 0.317, तो 0.3175। तो 0.31 का mm का जो वहां पे गैप चाहिए वो उतना ही कपड़े को आगे ही खींच लेते हैं, फॉरवर्ड करता है, वो सिस्टम होता है ETU के अंदर। इसके वजह से वहां पे एक जगह खाली हुआ एक पिक के लिए, तो जो जगह खाली हुआ उस जगह में हमारा नया पिक आके लग जाता है। तो वो लगता है कैसे, रीड का बीटिंग के वजह से, ठीक है। और हमारा क्या है, अब ये हो गया ETU का सिस्टम। अब इसके साथ हमारा बीटिंग फोर्स में क्या लेन देन, ETU जो काम करता है वो PPI के हिसाब से काम करता है, PPI के हिसाब से काम करता है। PPI ज्यादा होगा तो उसको क्या है, PPI ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। अगर 100 पिक का कपड़ा लेंगे, 100 पिक का बनाना है और वो इंक्लूड करना है 25.4 mm में, 1 इंच के अंदर, तो एक पिक और दूसरे पिक का जो गैप है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक पिक और दूसरे पिक का जो गैप है वो कम हो जाएगा। और 80 पिक में क्या होता है, 1 इंच में 80 पिक लगना है तो एक पिक और दूसरे पिक का जो गैप है वो ज्यादा है, ठीक है। तो मिला जुला के अभी एक पिक के लिए कितना ये एरिया, जैसे कि 100 पिक का अगर लूंगा तो उसका एरिया कितना रहेगा, 100 पिक मान लो 25.4 mm में लगना है, तो एक पिक के लिए कितना एरिया लेगा 25.4 डिवाइडेड 100, 0.254 mm। तो यहाँ पे 100 पिक लगाना है तो एक पिक के लिए एरिया कितना चाहिए 0.254 mm। तो इतना वो गैप को, मतलब इतना जो फैब्रिक का लेंथ होता है वो उसको फॉरवर्ड कर लेगा। तो वहां पे क्या नया पिक आगे इंसर्ट बीटिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या 80 पिक था, 1 इंच में लगना था, तो एक पिक के लिए हमारा कितना आ रहा है 0.3 mm, तो उतना वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो वहां पे क्या जगह खाली होगा तो नया पिक आगे बीटिंग हो जाएगा और कपड़ा बनेगा। ये था एक ETU का जो पीछे का साइंस, ETU कैसे काम करता है, इस तरह ये काम करता है। पर अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ एक बम्पिंग के टॉपिक के लिए, क्योंकि देखो वीडियो में पहले बोल दिया था कि लंबा होगा, लेकिन ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बम्पिंग के टॉपिक तो है पर इसमें क्या है, ये फ्रैक्शनल वेव कवर क्या है, ETU का बेसिक फंक्शन क्या है, ये चीज क्यों मैं बता रहा हूँ और अभी आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, ETU ने काम कर दिया, किस हिसाब से काम कर रहा है ETU, ETU हमारा काम कर रहा है कितना PPI है, ठीक है, PPI के हिसाब से ETU काम कर रहा है। आप कितना पिक चलाना है कपड़े में वो PPI के हिसाब से हमारा ETU कमांड लेता है, PPI क्या डाले हो, ठीक है, कितना 1 इंच में इतना PPI चाहिए तो एक पिक के लिए कितना स्पेस चाहिए वहां पे, उस हिसाब से वो कपड़े को अपना आगे की तरफ खींचता है। तो ETU का फंक्शन होता है, PPI के ऊपर डिपेंड करके ETU काम करता है। लेकिन क्या है, ये ETU का काम PPI के ऊपर होता है, लेकिन ETU को ये नहीं मालूम है वेव्ड काउंट क्या चल रहा है, जो वेव्ड काउंट क्या चल रहा है उसको नहीं मालूम है। तो अब ये बात कहीं ना कहीं बम्पिंग के साथ रिलेट करेगा। अभी देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा मार्क करिए इसको, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत प्यार से देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप अच्छा से देखेंगे। तो देखिए हमारा ETU जो होता है PPI को साथ काम कर रहा है, उसको देखना है कि 25.4 mm यार 1 इंच में हमारे को कितना पिक लगाना है, तो पर एक पिक का क्या स्पेस है वहां पे वो उस हिसाब से वो कपड़े को आगे खींचेगा, तो जितना खाली होता रहेगा उतना एक एक नया नया पिक लगता रहेगा और स्पेसिंग बराबर रहेगा एक पिक से दूसरे पिक का। तो इसमें ना अनइवन कपड़ा बनेगा, ठीक थिन बनेगा। इस वजह से क्या कपड़े का जो प्रोसेस रनिंग होता है, कपड़ा बनने का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू चालू रहता है। तो उसमें क्या है, ETU हमेशा PPI को देख करके काम करता है पर वेव्ड काउंट को नहीं देखता है,
उसका वेब काउंट से कोई लेन देन नहीं, उसका काम है पीपीआई हमने क्या डाल रखे है। वहां पे एक होता है पिक्स कितना है और उसका यूनिट क्या है, आप पिक्स पर इंच में डाल रहे हो या पिक्स पर सेंटीमीटर में डाल रहे हो, ये दोनों को देख के उसका पिक कितना है और उसका यूनिट क्या है, पिक्स पर इंच में है या पिक्स पर सेंटीमीटर में है, उस हिसाब से ईटीयू फंक्शन करता है। ईटीयू का जो सर्वो मोटर होता है उस हिसाब से ये फंक्शन करता है। लेकिन वहां पे वेब काउंट जो होता है उसके साथ ईटीयू का कोई लेन देन नहीं। तो अब होता क्या देखिए, ईटीयू तो पीपीआई के हिसाब से वो देखा कि नहीं यार एक पिक के लिए अपने को इतना स्पेस खाली करना है कि नया पिक आके वहां पे बेटिंग हो जाए। तो अगर हम वेब काउंट को हम ज़्यादा थिक ले लिए, ज़्यादा कोर्सर काउंट का वेब काउंट लिए हैं, तो भले ही वो एक पिक के लिए जितना चाहिए वो स्पेस तो बना लेगा। अगर वेब का काउंट जो है उसको नहीं मालूम, पर वेब काउंट अगर ज़्यादा हायर कोर्सर काउंट का है तो वहाँ पे क्या है, जो स्पेस वो मतलब वो खाली किया हुआ है ईटीयू के वजह से, वो भले उतना एरिया में भी तो पिक लगेगा, लेकिन वेब काउंट जो ज़्यादा कोर्सर काउंट है इस वजह से वो एरिया उतना सफिशिएंट नहीं होगा। तो इस वजह से होगा क्या, वो जो वेब्ट है एक जो वेब्ट लगा है वो आगे की तरफ रहेगा, थोड़ा सा हिस्सा आगे की तरफ रहेगा। तो ऐसे मतलब 1 इंच में कितना, अगर 80 पिक है तो 80 पिक के लिए वो लगेगा। तो जितना पिक मतलब पर इंच में जितना पिक है उस हिसाब से वो एरिया ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ेगा। तो कपड़ा अगर आगे बढ़ रहा है, कपड़ा अगर मशीन में लूम पे आगे बढ़ रहा है, उसका रीजन है कि हमारा जो विवेबल लिमिट होता है कपड़े में, विवेबल लिमिट यानी कि ऐसा है कि कंडीशन है वेब काउंट और पीपीआई के हिसाब से कि लूम पे बिना वाइब्रेशन बिना बम्पिंग से तो वो नॉर्मल में आसान से चले। अगर पीपीआई के हिसाब से ईटीयू ने कह दिया कि नहीं इतना स्पेस में एक पिक लग जाएगा, लेकिन वो जो पिक अगर कोर्सर काउंट आया तो वो क्या, ईटीयू तो मालूम नहीं है ना उसका वेब काउंट क्या है, तो वो पीपीआई के हिसाब से काम करता है। पीपीआई के हिसाब से वो तय कर लेगा कि नहीं इतना स्पेस में मैं मान लो इतना स्पेस, ये जो बीच वाला है इतना स्पेस में एक पिक को वो एक स्पेस बना दिया, नया पिक आके इतना स्पेस में रुक जाएगा, यानी बीटिंग होगा, कपड़ा बनेगा। लेकिन वो जो वहां पे पिक लगा, क्या पता वो कोर्सर काउंट का हो जो उसको चाहिए एरिया यहाँ तक, और ईटीयू जो होता है इलेक्ट्रॉनिक टेको मोशन, वो स्पेस खाली किया है इतना, और वेब काउंट जो आता है कोर्सर काउंट वो उसको चाहिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस। तो इस वजह से हमारा जो ये वाला यहाँ तक जो कपड़ा है, अगर यहाँ ये इतना जितना स्पेस खाली किया है, अगर बराबर उतना कोर्सर उतना डाया का कोई पिक लगता है, तो ये जो पोजीशन होता है कपड़े का, ये क्या है देखो, यहाँ पे ये इधर से पिक जा रहा है, ये बीटिंग हो रहा है, कपड़ा इधर से खींच रहा है आगे की तरफ, इस तरफ पीछे हो गया वो ऊपर वाला। तो जब खींच रहा है जितना यहाँ पे खाली कर रहा है, जितना वहां पे खाली कर रहा है, तो उतना अगर बराबर पिक वहां पे लग गया तो क्या ये बीटिंग बराबर होता रहेगा, कपड़ा आगे चलता रहेगा, कपड़े का जो प्रोसेस है चालू रहेगा। अगर वहां पे वेब काउंट अगर थोड़ा कोर्सर काउंट का आ गया तो होता क्या है, जितना ये स्पेस खाली किया है वहां पे जो है ये जो वेब काउंट ज्यादा कोर्सर होने की वजह से वो थोड़ा स्पेस में ये बराबर आएगा नहीं, तो वो स्पेस उसको वहां पे मैच करने के लिए वो जो थिकनेस के वजह से वो थोड़ा आगे जाएगा। आगे जाने की वजह से यहाँ पे जो होता था ये दूरी, ये थोड़ा सा ये जो कपड़ा है, कपड़ा तो जितना पिक के हिसाब से ईटीयू जितना पीपीआई के हिसाब से खींचेगा, पर कपड़ा के आगे बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। अब ज़्यादा वेब काउंट ज़्यादा थिकनेस है तो आगे बढ़ने का चांस होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी फैब्रिक डिजाइनर होते हैं, वेब काउंट और उसका पीपीआई उसको मैच करके ही हमारे क्या है फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन लिया जाता है, या तो उसका वेब कवर को हम क्या करते हैं मतलब ध्यान में रखते हुए फिर डिजाइन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अभी बम्पिंग कंडीशन के साथ इसका क्या रिलेट है अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बम्पिंग के साथ इसका क्या रिलेशन है अभी बता रहा हूँ। सेम चीज को अभी मैं साइड व्यू से दिखाऊंगा, साइड व्यू से दिखाऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। अगर आप लोग हमारी वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो और भी देखिए, क्योंकि इसमें मैं वीडियो बम्पिंग का मेन अभी चालू करूंगा। बम्पिंग के बाद कैसा प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं ये चीज़ भी डिस्क्राइब करूंगा। वीडियो हो सकता है 45 मिनट भी हो जाए, लेकिन आप लोग देखिए, मैं क्योंकि जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक साइड व्यू के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा हो गया रीड, ठीक है, और ये हो गया अपना, ये क्या हो गया
अरे ये क्या सांप का टाइप बना दिया मैंने। तो ये क्या होता है, जो कपड़ा है ना, अगर ये कोई कपड़ा ऐसे पकड़े हो, उसका साइड से देखो, साइड से कैसे दिख रहा होगा, उसको जूम कर लो, साइड वाला कपड़े को जूम कर लो। कपड़े का किनारे ऊपर से देखने से ऐसे बराबर दिखेगा, साइड से देख लो, साइड से देखोगे ना, ये वाला वार्प ऊपर गया है, ये गया नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ऊपर ऊपर नीचे होके ये चला है, और ऊपर वाला नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, ऐसे करके ये सेट फ्रेम अप डाउन डिजाइन के अकॉर्डिंग है। और उसके अंदर पिक घिसा हुआ है, ये पे यहाँ पे जो मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूँ, पॉइंट बनाया हूँ, ये होता है उसके अंदर। यहाँ पे देखो, ये वाला ऊपर साइड है, ये वाला नीचे साइड है, वहाँ पे पिक घुसा हुआ है। फिर ये नीचे वाला था ऊपर आ गया, ऊपर वाला था नीचे चला गया, यहाँ पे पिक घुसा गया। जितना भी यहाँ पे पॉइंट बनाया हूँ, ये होता है हमारा पिक। और यहाँ पे जो ऐसे सांप टाइप का बना है, ये होता है शेड। एक शेड में एक एक पिक लगा हुआ है, और ये कपड़ा बना हुआ है, ऐसे ये कपड़ा बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ये इसका क्या साइड व्यू लिया हूँ किनारे से, उसको जूम करके दिखाऊं तो कपड़ा ऐसा दिखेगा। आपको इस तरह देखना पड़ेगा अगर बम्पिंग समझना है तो ये किनारे से इस तरह दिखता है। तो अभी होता क्या है, अभी एक पिक के लिए पीपीआई क्या करता है कि पीपीआई के हिसाब से ईटीयू क्या करता है कि एक पिक के लिए जितना चाहिए वो इतना स्पेस खाली कर देता है। और यहाँ पे रीड क्या होता है, बीटिंग करता है 0 डिग्री में, बीटिंग करता है, 0 नहीं 350 से 10 डिग्री तक वो बीटिंग का जो फंक्शन होता है वो रहता है। तो वहां पे बीटिंग करता है। अगर जितना स्पेस यहाँ चाहिए उतना खाली कर दिया, और उतना बराबर स्पेस का या तो उतना थिकनेस का कोई वेफ्ट आया, तो वहां पे क्या है, ये जो बीटिंग का फोर्स होता है ये इक्वल रहता है। अगर यहाँ पे अगर स्पेस के अकॉर्डिंग ईटीयू ने जितना कपड़ा वहां पे आगे खींचा, उस हिसाब से जो वेफ्ट आया, अगर वो हायर थोड़ा कोर्सर काउंट का हुआ, तो ये जो स्पेस है वो आगे बढ़ने का चांस होता है। जो मैं अभी पहले शुरुआत में बोला था, फ्रैक्शनल वेव कवर, एक पिक के लिए आगे बढ़ रहा है, वहां पे हम 1 इंच में पिक डालेंगे, 70 पिक, 80 पिक, 64 पिक, 60 पिक, जो भी। तो इसके वजह से ये जो क्लॉथ फेल एरिया होता है, ये होता है क्लॉथ फेल एरिया। लास्ट पिक जहां लगा है वेफ्ट में, कपड़े में, तो वो होता है क्लॉथ फेल एरिया। क्लॉथ फेल एरिया मूव करता है रीड की ओर, जो मैं बम्पिंग का मेन डेफिनेशन में बताया था कि बम्पिंग के टाइम ये होता है कि कपड़े का जो क्लॉथ फेल एरिया अगर रीड की ओर मूव करता है और रीड बीटिंग करता है, तो बीटिंग के टाइम एक नॉइज क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं बम्पिंग। और बम्पिंग को हम कैसे पहचानेंगे, कपड़े के ऊपर हाथ लगा के, फ्रंट रेस्ट के ऊपर, रीड के बीच में जो कपड़ा होता है वहां पे हाथ रख के हम उसका वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं, जो होता है अपना बम्पिंग वाला इफेक्ट, या तो बम्पिंग वाला जो होता है ना कंडीशन, वो होता है यही। तो हमारा जो क्लॉथ फेल एरिया वो आगे मूव करेगा कैसे, या तो जितना स्पेस खाली किया उतना स्पेस का पिक आया, मतलब उतना थिकनेस के बराबर 19-20 होगा तो चलेगा, थोड़ा ज्यादा कम, थोड़ा सा ज्यादा होगा कम बम्पिंग होगा, थोड़ा ज्यादा थिकनेस का आएगा तो क्या होगा, ज्यादा बम्पिंग होगा, ठीक है। बम्पिंग का जो वैल्यू है एकदम से नहीं बढ़ता है। अगर आप 40 काउंट में 80 पिक का लगा रहे हो, वो ये 1/1 का कपड़ा, अगर इसको 90 पिक कर दिए हल्का सा बम्पिंग बढ़ेगा, 100 पिक कर दिए थोड़ा और बम्पिंग बढ़ेगा। तो जो बम्पिंग पोजीशन जो होता है, जो क्लॉथ फेल पोजीशन जितना रीड को और आगे जाएगा, मूव करेगा, यानी कपड़ा आगे भाग रहा है आप बोल रहे हो, तो उसका पीछे का साइंस यही है कि जो पीपीआई के हिसाब से ईटीयू काम करता है, ईटीयू को नहीं मालूम कि वेफ्ट काउंट क्या आया, वो पीपीआई के हिसाब से कपड़े को आगे फॉरवर्ड करता है, तो एक स्पेस मिले वहां पे नया जो पिक लगता है वो बीटिंग हो जाए। लेकिन होता क्या है, अगर वेफ्ट काउंट थोड़ा कोर्सर काउंट का आता है, तो वहां पे क्या, ये जो क्लॉथ फेल एरिया का जो पोजीशन है वो आगे की तरफ भगता है, एक पिक के लिए आगे भगा। अगर 60-70 पिक लगेगा तो थोड़ा थोड़ा हर एक पिक में थोड़ा थोड़ा भगेगा, तो कितना भगेगा, 2 mm 3 mm आगे भगेगा। तो आगे जितना भगेगा, तो यहाँ पे जो बीटिंग करेगा ना, ये आगे भग रहा है, ये बीटिंग करेगा, तो रीड क्या है कि मोशन में है, उसको मोमेंटम मिल रहा है आरपीएम के वजह से, स्पीड के वजह से, उसका टॉर्क भी है। तो इसका क्या है, कपड़े का जो बीटिंग करेगा, ये कपड़ा क्या है, कपड़ा तो वही है, पर ये जो रीड का मूवमेंट के वजह से वो क्या आगे की तरफ बीटिंग करेगा, तो कपड़े के साथ जो लास्ट पीक है उसको पुश करेगा आगे। तो यहाँ पे क्या है, कपड़ा हल्के सा लूज हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया में बीटिंग हो रहा था, बराबर चल रहा था, कपड़ा आगे भाग रहा है, जब ये बीटिंग करेगा कपड़ा हल्का सा लूज होगा, कपड़े का जो फैब्रिक टेंशन है वहां पे कम होगी। इस वजह से यहाँ के क्या एक साउंड क्रिएट होगा, जो होता है हमारा बम्पिंग कंडीशन, यानी कपड़ा या तो कोर्सर काउंट के वजह से यहाँ पे क्लॉथ फेल जो पॉइंट होता है वो रीड का और मूव करना, या तो वहां पे
काउंट वो रखे वही कोर्सर काउंट नहीं आएगा। अगर पीपीआई ज्यादा कर दिए, बात तो एक है, देखो या तो हम स्पेस बराबर कर दिए लेकिन वेट आया कोर्सर काउंट का, या तो हमने स्पेस कम लिए हैं पर फाइन काउंट है, ज्यादा पीक है, ज्यादा पीक है, अगर काउंट वही रहेगा तो ये भी यहाँ पे कपड़ा हायर कवर फैक्टर की वजह से कपड़ा के आगे बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। इसके लिए यहाँ पे जब बीटिंग करेगा यहाँ पे एक फैब्रिक क्या है टेंशन कम हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे हमारा होगा क्या, यहाँ पे हमारा एक नॉइज क्रिएट होगा जो कहते हैं बम्पिंग। ठीक है, आप लोग बम्पिंग का जो पूरा बेसिक चीज आप समझ गए हैं और मेरे को लग रहा है ये इससे बढ़िया तो देखो नेट में है, आपको पीडीएफ फाइल और फॉरेन यूरोपियन कंटेंट में कुछ अपना ईरान का पेटेंट में भी मिल जाएगा, बाकी अलग कंट्री में भी वो लोग डाले हुए हैं इंटरनेट में, लेकिन वो लोग जो भाषा में बताया ना आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं देसी लैंग्वेज के साथ बताया कि बम्पिंग आता है तो उसका पीछे का साइंस क्या है और उसमें होता कैसे, और बम्पिंग जो होता है उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे अभी बता रहा हूँ। तो बम्पिंग सोल्यूशन कैसे करेंगे, या तो होता क्या रहा यहाँ पे यही होता रहा, क्या हो रहा था, जैसे ये कपड़ा है उसको किनारे से जूम करके इसको लिया हूँ, ये पे जो डॉट है एक एक क्या होता है, यहाँ पे पीक इंसर्शन हुआ है, ये होता है एक सेड, इसके अंदर पीक इंसर्शन हुआ, ये एक सेड है, ये वाला सेड है, यहाँ पे पीक इंसर्शन हुआ है, और यहाँ पे जो है और यहाँ पे नया पीक आ रहा है, यहाँ पे बीटिंग हो रहा है, ये हो गया अपना ये रीड। तो कपड़ा क्या है इस तरह ये ऐसे बना हुआ है कपड़ा। ठीक है, तो कपड़े को किनारे से जूम करके देखा तो एक शेड है उसके अंदर पिक घिसा हुआ है। तो अभी होता क्या, कपड़ा आगे बढ़ रहा ना, इसके वजह से बम्पिंग हो रहा है। तो करना क्या है, अगर हम जो कपड़ा आगे बढ़ रहा है उसको किसी तरह कम कर सकते हैं क्या, उसको किसी तरह कम कर सकते हैं क्या, अगर ये कपड़ा आगे बढ़ने को कम कर लेंगे तो फिर बम्पिंग तो सॉल्यूशन हो जाएगा, बम्पिंग जो आ रहा है उसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ऐसे ऐसे एक क्वालिटी आता है जिसमें हमारे को जीएसएम के अकॉर्डिंग पिक लेना पड़ता है, या तो वेट काउंट लेना पड़ता है, या तो उसका फैब्रिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमारे को थोड़ा हाई कवर फैक्टर का, या तो जीएसएम को हिसाब से जीएलएम के हिसाब से हम क्या हाई कवर फैक्टर कपड़ा बनाना पड़ता है, जिसमें हमारे को बम्पिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इस वजह से हमारे चालाकी से आप लोगों को यही करना पड़ेगा कि ये जो कपड़ा आगे भाग रहा है उसको किसी तरह कम करना है। तो उसको आगे कैसे भागेगा, अगर बीटिंग फोर्स आपने कम कर रहे हो तो जो पीक उसमें लग रहा है उस पीक के वजह से जो क्लॉथ फेल एरिया, जो क्लॉथ फेल पॉइंट होता है आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ भाग रहा है, तो अगर बीटिंग फोर्स आपने बढ़ा दिए, बीटिंग फोर्स आप कैसे भी बढ़ा सकते हो, दो अलग अलग चीजों से बढ़ा सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको, 3 चीजों से भी बढ़ा सकते हैं। तो बीटिंग फोर्स अगर आप बढ़ा दिए तो क्लॉथ फेल एरिया में क्या फोर्स पड़ रहा है, रीड के वजह से, ड्यू टू रीड के मूवमेंट के वजह से क्लॉथ फेल एरिया में द फोर्स अप्लाई ऑन द क्लॉथ फेल ड्यू टू मोमेंटम ऑफ अ रीड। ठीक है, इट इज द बीटिंग फोर्स। बीटिंग फोर्स क्या है, क्लॉथ फेल के एरिया के ऊपर, क्लॉथ फेल पॉइंट के ऊपर, फैब्रिक जहां तक बना है उसके ऊपर हमारे रीड के वजह से क्या फोर्स पड़ रहा है वो होता है बीटिंग फोर्स। अगर ये बीटिंग फोर्स हमारा क्या है, अगर ज्यादा करेंगे तो जो कपड़ा का एक पिक का और दूसरा पिक का जो दूरी है वो क्या कम हो जाएगा, एक पिक और दूसरे पिक का जो दूरी है वो कम हो जाएगा, और पिक क्या है आसपास में लगेंगे, आसपास में एक पिक और दूसरा पिक थोड़ा क्लोज होकर लगेंगे, जितना क्लोज होंगे तो ये जो आगे बढ़ रहा था ये कम हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटी आपको बीटिंग फोर्स बढ़ाना है, अगर बीटिंग फोर्स बढ़ा देंगे तो कपड़ा जो आगे बढ़ रहा है वो इतना आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बम्पिंग तो रहेगा पर मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटिंग फोर्स किसी भी तरह बढ़ाना है। बीटिंग फोर्स बढ़ाने से होगा क्या, बीटिंग फोर्स बढ़ाने से होगा यही कि हमारा एक पिक और दूसरा पिक दो ट्यूब तो स्पेस खाली कर दे, कितना उसको स्पेस चाहिए, कितना कौन सा वेट आएगा, कौन सा बीटिंग होगा, वो तो कपड़ा बनेगा। लेकिन बीटिंग फोर्स हमने अगर बढ़ा दिए तो जो पिक कपड़ा अगर ज्यादा दूर दूर में पिक लगेगा तो आगे बढ़ने का चांस होता है, क्योंकि हमारे के नॉर्मल विवेबल लिमिट के अगर आगे जा रहे हैं तो वहां पे क्या एक पिक और दूसरा पिक का जो दूरी होता है अगर ज्यादा छोड़ छोड़ के रहेगा तो आगे बढ़ने का चांस है। इसलिए उसको जितना नजदीक रहेगा कॉम्पैक्ट बनेगा, क्लोज बीटिंग होगा, तो वहां पे क्या होगा कपड़ा आगे नहीं बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू पहले के हिसाब से कपड़ा थोड़ा कम आगे बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। तो इसमें क्या अपना बम्पिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग क्या बिट अप फोर्स, बाय इंक्रीजिंग बिट अप
बिट ऑफ फोर्स, BUF, इसको मैं कहता हूँ शॉर्ट पे बिट ऑफ फोर्स, बिट ऑफ फोर्स, बिट ऑफ फोर्स, BUF, बाय इंक्रीजिंग बिट ऑफ फोर्स। तो इंक्रीजिंग बिट ऑफ फोर्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिट ऑफ फोर्स इंक्रीज के लिए हमें को वार्प का जो टेंशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। वार्प का टेंशन आपने बढ़ाए, आपका वार्प टेंशन आपने बढ़ाए मतलब ऊपर के और आरो मार्क दिया हूं। अगर आपने वार्प टेंशन को ऊपर के बढ़ा रहे हो तो वहां पे क्लॉथ फेल एरिया में जो रीड के वजह से फोर्स अप्लाई होगी वो बढ़ेगी, यानी बिटिक का जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्लॉथ फेल एरिया में वो ज्यादा होगा। इस वजह से जो क्लॉथ फेल एरिया में जो पिक लगेगा और नया पिक जो लगेगा, कपड़े में जो पिक है और नया पिक जो लगेगा उसका जो बीच वाला जो गैप है वो कम होगा, यानी जो कपड़े में जो पिक लगेगा वो आसपास में लगेंगे, यानी कंपैक्ट लगेंगे, कंपैक्ट बनेगा कपड़ा। तो इसमें क्या है, आगे कपड़ा भागने से जगह वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, ज्यादा आगे नहीं भागेगा। ठीक है, इसके वजह से हमारा जो बम्पिंग का प्रॉब्लम सोल्यूशन हो सकता है। पहला पॉइंट है बाय इंक्रीजिंग बिट ऑफ फोर्स। तो बिट ऑफ फोर्स इंक्रीज के लिए हम क्या करते हैं, वार्प टेंशन को बढ़ाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है क्रॉसिंग लेट करके, क्रॉसिंग लेट करके हमने बिट ऑफ फोर्स को बढ़ा सकते हैं। क्रॉसिंग लेट करके हम बिट ऑफ फोर्स को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे वो भी बता रहा हूं। देखो अभी वही है, वही डायग्राम देखो, ये लो, ये क्या है, इंटरनेट में है ही नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस और जो मैं इसको यूज़ करके कर रहा हूँ उसके आधार पर बनाया हूँ। यहाँ पे ये सेट है तो इसके अंदर ये डॉटेड वाला के पीक है। ठीक है, कपड़े को किनारे से जूम करके देख लिया। अगर क्रॉसिंग आपने लेट कर दिए, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखो, इस वजह से ये फायदा पड़ेगा आपको, एक बार में याद रह जाएगा। तो ये वाला जो पीक है और ये वाला पीक है, तो ये वाला जो धागा आया और ये वाला जो धागा ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आया है, इसका दूरी और ये वाला दूरी, ये बहुत बारीक चीज है। तो ये वाला पीक और ये वाला पीक, बीच में ये दोनों धागे का दूरी रहता है वार वाले का, और अपना वेफ्ट का थिकनेस भी रहता है। ये इसको लेके कपड़ा आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो मालूम पड़ेगा। अभी ये वार वाला धागे का एक धागा नीचे आया, एक धागा ऊपर गया वार वाला, इसका भी कुछ स्पेस लेगा, वो एक पिक ये है, एक पिक ये, उसका भी कुछ स्पेस लेगा। उसके साथ साथ एयर स्पेस भी है, उसमें एयर का खाली जगह है, तो एयर स्पेस, दोनों वार्प का जो मतलब उसका भी थिकनेस, साथ में दोनों पिक का थिकनेस, ये सबको लेके कपड़ा कितना आप पिक सेट किए हो, क्या वेब काउंट ले हो, इस आधार पर वो आगे बढ़ेगा। अगर हमने यहाँ पे जो वार्प का जो होता है, ये वार्प का जो ये अप और डाउन का जो ग्राफ होता है, अप और डाउन का जो इंक्लाइनेशन होता है, अगर हमने उसको एयर गैप कम करके हम इसको इस तरह कर सकते हैं क्या, कपड़े को ऐसे बना सकते हैं क्या, मतलब ये जो अप एंड डाउन में मूवमेंट करेगा कपड़ा वार्प, तो वहां पे क्या एयर स्पेस देंगे नहीं, ये इंक्लाइनेशन होने के वजह से ये इसको पूरा सीधा सीधा इसको मतलब बिटिंग के पहले उसको क्रॉस कराएंगे, पर उसका पूरा जो एरिया वहां पे क्लॉथ जो एयर स्पेस होता है कम रखेंगे। तो यहाँ पे क्या, अगर जितना ये स्लोप हो के इंटरलैसमेंट होगा तो वहाँ क्या ये एरिया बढ़ जाएगा और कपड़ा क्या आगे भागेगा, ये कपड़ा आगे भागेगा। अगर उसको हम जो नीचे वाला ऊपर वाला सेट नीचे आ रहा, जो वार्प का जो यार्न होता है उसको अगर ज़्यादा स्लोप के बजाय हम उसको करीब करीब जितना हो सके उसको 90 डिग्री के आसपास जितना हो सके उसको क्लोजली क्रॉस कराएं, तो वो क्या होगा, ये वाला जो कपड़ा आगे बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ेगा, यानी कि पंपिंग कंट्रोल हो जाएगा। इसके वजह से क्या करना पड़ेगा, क्रॉसिंग लेट कराएंगे। क्रॉसिंग लेट कराएंगे तो कपड़ा जितना पास में आके बिटिंग होगा ना, कपड़ा क्रॉसिंग लेट होगा तो क्या होता है, क्रॉसिंग लेट होने का अर्थ है कि हम क्रॉसिंग पॉइंट जो होता है उसको रीड के 0 डिग्री के तरफ मूव करा रहे हैं, 0 डिग्री के तरफ मूव करा रहे हैं। तो उससे होता क्या है, बिटिंग के टाइम जो सेट का पोजीशन होता है, बिटिंग के टाइम सेट का पोजीशन क्या होगा, अगर ये होता है रीड, ये होता है रीड और क्रॉसिंग आपने पहले 280 रखे तो बिटिंग के टाइम वो इस पोजीशन में होगा 280 में। अगर बाई चांस आपने 280 की जगह 320 किए हो तो उसका क्या होगा, वो इतना ही खुला रहेगा। तो इसमें क्या 320 में अगर लेट करा रहे हो, 280 में क्रॉस हो गया तो बिटिंग होता है 350 के बाद 0 के आसपास,
तो वो क्या है 0 डिग्री तक थोड़ा खुला हुआ मिलेगा, यानी कि ओपन साइड में बीटिंग होगा। अगर शेड क्रॉस लेट करा रहे हो तो उसका जो ओपनिंग होगा शेड बीटिंग के टाइम वो कम होगा। कम होने से क्या होगा, ये मतलब पूरा आसपास में क्रॉस करेंगे और क्लोजली बीटिंग होगा। क्लोजली बीटिंग होने से क्या हमारा जो कपड़ा आगे बढ़ा था वो कम होगा, कहीं हद तक ये भी कंट्रोल कर सकता है। तो क्रॉसिंग लेट करा के हम मतलब अपना बीटिंग फोर्स को बढ़ा देंगे और उसके वजह से हमारा कपड़ा जो आगे बढ़ रहा था वो कम होगा। ठीक है, आपने ये चीज़ कैसे समझे कि नहीं समझे मेरे को मालूम नहीं, देखता। अगर बीटिंग के टाइम शेड इस पोजीशन में है, ठीक है, ये 280 वाला पोजीशन, क्रॉसिंग 280 में होगा। 320 में किसी में क्रॉसिंग करा रहे हो तो बीटिंग के टाइम उसका शेड ओपनिंग इतना ही रहेगा। बीटिंग के टाइम 280 का क्रॉसिंग रखे हो तो 280 से बीटिंग होता है 0 डिग्री, तो करीब करीब कितना हो जाता है 80 डिग्री टाइम मिलता है क्रॉसिंग के बाद। तो 80 डिग्री के बाद वो तो थोड़ा खुला ही रहता है, तो बीटिंग टाइम ओपन साइड में ये बीटिंग होगा। 320 मतलब 40 डिग्री के बाद बीटिंग हो रहा है, तो वहां पे क्या है, इसका आधा खुला हुआ होगा तो बीटिंग होगा। तो जितना खुला हुआ रहेगा तो वो खुला हुआ धागा मतलब आगे की तरफ खुला हुआ है और बीटिंग कर रहा है, तो धागा इधर से आगे की तरफ जा रहा है, बीटिंग कर रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्लॉथ फेल एरिया में कम पड़ेगा। अगर ये कम खुला है और बीटिंग होगा तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, यानी कि जो धागा है पीक जो है ज्यादा नजदीक में लगेगा पिछला पीक के साथ। तो इसमें क्या है, ये आगे बढ़ने का चांस कहीं हद तक कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, हमारे को क्रॉसिंग लेट करके हम अपना जो बम्पिंग वाला पोजीशन है, मतलब बीटिंग का जो फोर्स होता है बढ़ा के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्रॉसिंग लेट करने से भी एक प्रॉब्लम होता है, होल आने के चांस बढ़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। हम क्रॉसिंग लेट कराएं तो कितना लेट कर सकते हैं, तो क्रॉसिंग लेट करा के भी बीटिंग फोर्स बढ़ा सकते हैं। जैसे भी हाई कवर फैक्टर का कपड़ा आता है, हम क्रॉसिंग लेट करा के भी चलाने से जो पीक, एक पीक का दूसरे पीक का जो गैप होता है वो बहुत क्लोजली इंसर्ट रहेंगे, क्लोजली बीटिंग होंगे, तो ये कपड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा बम्पिंग जो प्रॉब्लम है वो कहीं हद तक अपना सॉल्व हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट था बीटिंग फोर्स बढ़ा के। बीटिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो कैसे, वार्प टेंशन बढ़ा के बीटिंग फोर्स बढ़ जाएगा। क्रॉसिंग लेट कराएंगे तो भी अपना बीटिंग फोर्स बढ़ जाएगा। और क्या है, एक चीज है रॉकिंग इफेक्ट, तीसरा जो है उसको कहेंगे रॉकिंग इफेक्ट। तो हमारा वीडियो बहुत लंबा होगा, रॉकिंग इफेक्ट समझाऊंगा तो इसमें 10 मिनट लगेगा मेरे को। पहला है वार्प टेंशन बढ़ा के आप उसको कंट्रोल कर सकते हो बम्पिंग। दूसरा जो है क्रॉसिंग लेट करा के भी उसको बम्पिंग कम कर सकते हो। क्रॉसिंग लेट करने से बम्पिंग रहेगा लेकिन बीटिंग फोर्स बढ़ जाएगा, तो पहले के हिसाब से थोड़ा कम होगा। तो रॉकिंग इफेक्ट क्या होता है, रॉकिंग इफेक्ट ये होता है, पहले क्या है, पहले में ये क्या है, ये जो पीक है, एक पीक दूसरे पीक का जो गैप होता है वो कम करके इसको कपड़े को आगे बढ़ने से रोक दिए। पहला में भी वही किए, वार्प टेंशन बढ़ेगा, दूसरे में भी वही किए जो क्रॉसिंग लेट करा के। तीसरा पॉइंट कह रहा है, तीसरा पॉइंट यही कह रहा है, तो अगर ये वाला ये पीक है, ये पीक है, ये पीक है, ये पीक है, ये पीक, अगर एक लाइन पे रहेंगे तो ये ज्यादा ही स्पेस लेंगे। भले ही क्लोज वो बीटिंग होगा लेकिन वो ज्यादा ही स्पेस ले लेगा। एक बस में आप जा रहे हो, अगर 5 सीट है, 6 आदमी बैठाने तो कैसे बैठाएं, 5 आदमी बैठाने का जगह में आप 6 आदमी बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे, एक को बोल देंगे थोड़ा सा आगे सर को, कोई एक पीछे बैठेगा, आगे पीछे करके बैठाएंगे तो फिर वहां पे क्या 5 के सीट के जगह हम 6 आदमी को बैठा सकते हैं, जो होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है। होता क्या है, देखो यहाँ पे एक पिक लगा, यहाँ पे एक पिक लगा, यहाँ पे एक पिक लगा, यहाँ पे एक पिक, यहाँ पे एक पिक, यहाँ पे एक ही लाइन पे लग रहा है, तो ये जितना भी स्पेस कम मतलब आसपास में बीटिंग होंगे फिर भी ये एक ही लाइन पे रहते हैं ना, तो ये क्या आगे बढ़ने का चांस बढ़ता है। तो रॉकिंग इफेक्ट है तो अभी हमारा यूज में आया। रॉकिंग इफेक्ट होता क्या है, हमने उसका क्या नीचे वाला शेड को टाइट करके अपर का शेड को हम लूज कर देंगे, तो ये जो एक ही लाइन पे हो रहा था ना, जैसे बस में आदमी एक ही लाइन पे बैठ रहे तो क्या जगह नहीं होता है, फिर आगे पीछे करके सरका देंगे तो थोड़ा सा 6 आदमी बैठ सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वार्प का टॉप शेड को हम लूज कराएंगे और नीचे वाला शेड को टाइट रखेंगे, तो जब बीटिंग होगा ना, जब बीटिंग होगा, ये मान लो नीचे वाला शेड है, ये टॉप शेड है, जब ये रीड बीटिंग करेगा तो होगा क्या है, वहां पे पीछे के साइंस देखो, ये लूज है नीचे वाला, टॉप वाला क्या है थोड़ा टाइट है, नहीं टॉप वाला अपने को लूज करना है, नीचे वाला टाइट है, टॉप वाला लूज है, क्योंकि हम बैकरिस्ट ऊपर करेंगे। तो नीचे वाला टाइट है, टॉप वाला जो शेड है उसको
लूज करना है तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, बैकरेस्ट ऊपर करेंगे। जिस तरफ बैकरेस्ट जाएगा उसी साइड का जो शेड है वो लूज होगा। बैकरेस्ट ऊपर करेंगे तो टॉप शेड लूज होगा, बॉटम शेड टाइट होगा। तब जब ये बीटिंग करेगा ना, बॉटम शेड तो टाइट है ही, तो ऊपर वाला जो शेड है वो लूज होगा। लूज होने से क्या है, यहाँ जो पिक जो लगता है, पीछे साइड वाला व्यू दिखाता हूं, तो ये क्या है, ये इस तरह लगा है। यहाँ पे देखो, समझो, अभी पिक इस तरह लगा है। अगर ये जितना नीचे जा रहा है और ये बराबर टेंशन में नीचे आ रहा है, ये बराबर टेंशन में ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये वाला जो लाइन होता है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है। जैसे ये बराबर नीचे की तरफ खींच रहा है, ये बराबर इक्वल टेंशन में ऊपर के लिए खींच रहा है, तो ये जो पिक वाला जो पिक बीटिंग वाला पॉइंट, पिक वाला लाइन जो आगे की तरफ भागेगा। ठीक है, क्योंकि बराबर सीधे लाइन पे जाएगा। अगर उसको किसी भी तरह एक पिक को और दूसरा पिक को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये जो पिक आगे जा रहा था, या तो यहाँ पे 60 पिक के लिए जितना जगह जा रहा था, तो वो कम एरिया में वो 60 पिक लग जाएगा, तो बम्पिंग कहीं कम हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या है, ये इक्वल टेंशन में अगर रहता है दोनों साइड, तो ये क्या, पिक वाला जो पॉइंट होता है, बीटिंग पॉइंट के बाद जो पिक वाला पोजीशन है, वो कपड़े का आगे भागने में ये होता है, रीजन होता है। अगर इसको टॉप साइड को लूज कराएंगे तो होगा क्या, नीचे वाला साइड जो है वो तो टाइट रहेगा, बट यहाँ पे जो पिक यहाँ लग रहा था, ये वाला जो पिक यहाँ लग रहा था, ये वाला जो दूरी है, एक पिक ये और एक पिक ये वाला, देखो थोड़ा फिगर बनाता हूँ, फिगर नहीं बनाएंगे तो नहीं समझ पाओगे। एक पिक और ये पिक, ये जो दूरी है ना, तो ये क्या है, अगर सेम डिस्टेंस में रहेगा एक ही लाइन पे, तो क्या दूरी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर इसको लूज करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, वो ये जो धागा लूज है ना, धागा अभी इसको दिखा रहा हूँ, अभी नीचे वाला साइड टाइट रहेगा, ऊपर वाला साइड लूज रहेगा। लूज रहने से क्या है, वो जो जब कपड़ा बीटिंग करेगा ना, जो ये जो पीक आया, ये इसके ऊपर ये रहेगा फिक्स, इसके ऊपर थोड़ा पीछे का और चला जाएगा, मतलब ये इसके लाइन के आने के बजाय ये क्या, थोड़ा सा लाइन हट के रहेगा, ऊपर रहेगा। तो ये क्या, ये जो ये पोजीशन में ये वाला पिक लगा, पहले क्या दोनों साइड बराबर रह रहा था, तो इस पॉइंट में ये लग रहा था। अभी क्या है, लूज होने की वजह से ऊपर वाला जो शेड का जो धागा है वो थोड़ा मतलब पीछे मुड़ा हुआ रहेगा, फिर बाद में पिक लगेगा, बीटिंग हो जाएगा। तो ये वो एक ही लाइन पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो ये जो पॉइंट डिस्टेंस है कम हो जाएगा, और कम डिस्टेंस में 2 पिक लग गया। ऐसे 60 पिक लगाएंगे तो कुछ तो डिस्टेंस वहां पे एडजस्ट होगी, इस वजह से कपड़ा जो आगे भग रहा था वो कम भगेगा। इसमें क्या है, हमारा क्या है, बम्पिंग कंट्रोल हो सकता है। तो रॉकिंग इफेक्ट के वजह से हम बम्पिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। रॉकिंग इफेक्ट से क्या है, टॉप साइड को हम लूज करके, नीचे वाला साइड को टाइट करके, जो एक पिक दूसरे पिक का जो गैप है, एक पिक यहाँ लग रहा था, एक पिक यहाँ लग रहा था, अगर ये पिक को किसी तरह इधर ही लगा देंगे तो ये जो दूरी कम हो जाएगा, और एक पिक में थोड़ा सा दूरी कम हुआ तो 60-70 पिक जो पर इंच में जो पिक है वो दूरी कम होगा, तो फिर कपड़ा जो आगे भग रहा था वो कम होगा पहले के हिसाब से। तो क्या है, बम्पिंग कंट्रोल हो सकता है। इसके लिए रॉकिंग इफेक्ट को यूज करके, रॉकिंग इफेक्ट करके हम क्या है, बम्पिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम बाय राइजिंग द बैकरेस्ट हाइट को ऊपर करके हम बम्पिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बम्पिंग कंट्रोल करने का 3 अलग अलग टिप्स है। पहला है वार टेंशन बढ़ा के कर सकते हैं, क्रशिंग लेट करा के कर सकते हैं, और रॉकिंग इफेक्ट बना के, मतलब रॉकिंग इफेक्ट ऐसे बनाए कि बैकरेस्ट को ऊपर करके ही हम जो बम्पिंग वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज वाला वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। इसमें बहुत मैं बारीक चीज़ों को बताया हूँ, क्या होता है, कैसे होता है, तो इसलिए ये बम्पिंग वाला वीडियो आपको, मेरे को लग रहा है अच्छा लगेगा। तो अगला वाला वीडियो कुछ मैं लाऊंगा हमारा क्वालिटी सेटिंग के ऊपर, लेकिन हमारे व्यूअर्स की कुछ डिमांड था कि राइट साइड में फीलिंग आ रहा है तो उसके लिए वीडियो बनाएं, तो मैं राइट साइड में जो फीलिंग आ रहा है उसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा अगला वीडियो में। ठीक है, तब तक ले रहे धन्यवाद।